बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने हाइटल हर्निया का चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि हमारे साथ फिफ्थ वन डिज़ीज़ है। हमने इससे पहले फोर्थ डिज़ीज़ पढ़े हैं। अब ये हमारे साथ फिफ्थ वन डिज़ीज़ है जो कि क्या है, हाइटल हर्निया है। हाइटल हर्निया का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया है वेरी डिटेल के साथ, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम हाइटल हर्निया के मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्हाट इज़ हाइटल हर्निया के फिर कुछ टाइप्स थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइटल हर्निया, उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने हाइटल हर्निया के साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल डायग्नोसिस को, यानी हाइटल हर्निया को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमें मालूम होता है कि एक पेशेंट है जो कि हमारे पास आया है तो उसको हाइटल हर्निया है। Various tests are used to diagnose hiatal hernia. The following tests are routinely used. बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि डायग्नोस करते हैं हाइटल हर्निया को, लेकिन जो हमारे पास यहाँ फॉलोइंग में दिए गए हैं 3 टेस्ट हैं जो कि रूटीनली यूज़ होते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं, रूटीनली डेली लाइफ में ये यूज़ कर सकते हैं हाइटल हर्निया की डायग्नोस करने के लिए, जो कि हर एक हॉस्पिटल में ये मौजूद होते हैं, इजीली मौजूद होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ अपराइट चेस्ट एक्सरे। इसमें ऐसा होता है कि अपराइट पोजीशन पे पेशेंट को रखते हैं और अपराइट चेस्ट एक्सरे करते हैं, यानी राइट पोजीशन पे रखते हैं, अप पोजीशन पे, और पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे लेते हैं, जिसमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई हर्निया तो नहीं है। मतलब हर्निया का क्या मतलब है, यानी हमारे बॉडी में कोई पार्ट ऑफ द स्टमक ऊपर की तरफ, या चाहे वो एसोफेगस में हो या एसोफेगस के पैरेलल हो, तो वहाँ तो नहीं गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एक्सरे को हम कहते हैं अपराइट चेस्ट एक्सरे, जिसके ज़रिए हम हाइटल हर्निया को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बेरियम एक्सरे। बेरियम एक्सरे में ऐसा होता है, इसको फर्स्ट हम इसका टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि बेरियम एक्सरे इसको क्यों कहते हैं। तो बेरियम एक्सरे इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं, जो मेटल यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेरियम कहते हैं। ये एक कलर्ड मेटल्स होते हैं, ये येलो कलर में भी मिलते हैं, वाइट कलर में भी मिलते हैं, मतलब कलर बेरियम होते हैं या कलर मेटल होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, एक्सरे के दौरान। इस एक्सरे के दौरान या तो पेशेंट को ये इंजेक्ट करते हैं, या पेशेंट को इस अगर कोई और प्रॉब्लम है, किसी और जगह में प्रॉब्लम है, तो उस जगह में पेशेंट को ये इंजेक्ट करते हैं, या अगर एसोफेगस में, या मतलब ओरल कैविटी में, या जो माउथ कैविटी में कोई मसला है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, फिर इसको बाय माउथ, बाय ओरली इसको देते हैं पेशेंट को, और जब इसको पेशेंट को देते हैं तब हम एक्सरे स्टार्ट करते हैं। तो ये मटेरियल या ये मेटल हमें जाहिर करता है कि किस जगह पे प्रॉब्लम है, किस जगह पे हर्निया है, किस जगह पे मसला है, ये सब हमें वहाँ से जाहिर होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि बेरियम एक्सरे आल्सो नॉन एज बेरियम स्वालो। बेरियम एक्सरे को हम बेरियम स्वालो भी कह सकते हैं, आर डायग्नोस्टिक एक्सरे in which barium is used to diagnose abnormality of the digestive tract, जिसमें हम क्या करते हैं, abnormality of the digestive tract में जो भी abnormality है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इसके ज़रिए से डायग्नोस कर सकते हैं, इस बेरियम के ज़रिए से इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हाइटल हर्नियाज, जिसमें हाइटल हर्नियाज भी शामिल हो सकते हैं। अपर एंडोस्कोपी, अब हम पढ़ेंगे अपर एंडोस्कोपी के बारे में। जैसे कि हमने बहुत सारे डिजीज़ में अपर एंडोस्कोपी, लोअर एंडोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया है, तो आप लोगों को अभी तक तो समझ आ गया होगा कि एंडोस्कोपी क्या चीज़ है। लेकिन अब हम बात करेंगे अपर एंडोस्कोपी के बारे में। अपर एंडोस्कोपी एक ऐसी एंडोस्कोपी होती है जिसमें हम एक कैमरा इंसर्ट करते हैं बाय माउथ के ज़रिए, और जहाँ पे भी मसला है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ तक उस कैमरा को ले चलते हैं और एक स्क्रीन के साथ इस कैमरे को कनेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हमें सारा प्रॉब्लम, अंदर जो भी आर्गन में प्रॉब्लम है, जो भी आर्गन में मसला है, तो वो हमें उस स्क्रीन के ज़रिए से दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा गया है कि द अपर एंडोस्कोपी आल्सो नॉन एज
एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, यानी ये एसोफेगस गेस्ट्रो मतलब स्टमक का, एंड ड्यूडिनम अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका हम क्या लेते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। अपर एंडोस्कोपी के ज़रिए इसका सारा डायग्राम, सारा स्ट्रक्चर, सारी फिजियोलॉजी, सारी एनाटॉमी हमें दिखाई देता है। किस चीज़ के ज़रिए, उस स्क्रीन के ज़रिए जो कि हमारे साथ उस कैमरे के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जिसको हम शॉर्टली EGD भी कहते हैं, यानी एसोफेगो G फॉर गैस्ट्रो, ड्यूडेनो पर D फॉर ड्यूडेनोस्कोपी allows the doctor to examine the inside of the patient esophagus, stomach and duodenum, the first part of the small intestine, which with the इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंडोस्कोप्स। ये क्या करते हैं, इसके ज़रिए से, इस एंडोस्कोपी के ज़रिए से, EGD के ज़रिए से हम जो डॉक्टर होते हैं, हमारे जो डॉक्टर होते हैं, वो पेशेंट के एसोफेगस का, स्टमक का एंड ड्यूडिनम का, ड्यूडिनम क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका एग्जामाइन करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एंडोस्कोप है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमारी ड्यूडिनम का, स्टमक का एंड एसोफेगस का एग्जामिनेशन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है ट्रीटमेंट में क्या क्या आते हैं, ये हमारे साथ इस एक्सरेज के ज़रिए, इस टेस्ट के ज़रिए हमारे साथ डायग्नोस हुआ कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को हाइटल हार्निया हुआ है। अब हाइटल हार्निया को हम ट्रीट कैसे करेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइटल हार्निया में इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एंटीसिड सच एज लेंसोप्राजोल, जिसको हम फ्रिविसिड्स भी कहते हैं, ओमेप्राजोल एंड रिबिप्राजोल। तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ एंटीसिड शामिल है, जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। एंटीसिड वो मेडिसिन होते हैं जो कि एसिडिटी को लो करने के लिए यूज़ होते हैं या एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें शामिल है ओमेप्राजोल, रिबिप्राजोल एंड लिंसोप्राजोल। When hernia symptoms are severe and chronic acid reflux are involved, surgery is sometimes recommended. कभी कभार ऐसा होता है कि हाइटल हर्निया जो हर्निया है वो बहुत सेवेयर कंडीशन में चला जाता है, जिसका साइन एंड सिम्टम बहुत सेवेयर होते हैं, यानी क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स, बहुत क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स आते हैं। क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? ज़्यादा टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से क्रोनिक जो एसिड रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हुए होते हैं और एसिड रिफ्लेक्स आते हैं। तो इस रिफ्लेक्स को ख़त्म करने के लिए या हाइटल हर्निया को ट्रीट करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? इस सवेयर कंडीशन में फिर सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं कि इस हर्निया का सर्जरी किया जाए। द सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज्ड इज नॉन एज कॉल्ड निजन पेंडुप्लिकेशन। इस सर्जरी प्रोसीजर को फिर हम क्या कहते हैं? वो सर्जरी जो कि हाइटल हर्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं उसको कहते हैं निजन पेंडुप्लिकेशन। इन पेंडुप्लिकेशन द गैस्ट्रिक पंडस अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इज रैप्ड और flicated around the inferior part of the esophagus, preventing herniation of the stomach through the hiatus in the diaphragm and the reflux of gastric acid. The procedure is now commonly performed laparoscopically. यहाँ पे लिखा गया है कि ये पेंडुप्लिकेशन कैसे होता है। ये पेंडुप्लिकेशन ऐसे होता है कि जो गैस्ट्रिक पंडस होता है, यानी अपर पार्ट ऑफ द स्टमक को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। और गैस्ट्रिक क्यों कहते हैं? गैस्ट्रिक पंडस का मतलब है कि स्टमक का पार्ट है, तो जिस पार्ट का नाम है फंडस और गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, तो गैस्ट्रिक फंडस जो है ना वो क्या करते हैं? वो रेफ्ट करते हैं। और ये जब रेफ्ट करते हैं तो वहाँ पे ये कहाँ पे करते हैं? इंफीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस पे इसको बांधते हैं या इसको बंद करते हैं, इसको बांधते हैं। तो ये अपर पार्ट ऑफ द या इंफीरियर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में इसको बांधते हैं। प्रिवेंटिंग हर्निएशन ऑफ द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक
preventing herniation of the stomach through the hiatus in the diaphragm। और ये क्यों करते हैं? ताकि जो herniation है जो कि अपर पार्ट ऑफ द स्टमक ऊपर की तरफ आता है, एसोफेगस की तरफ आता है, तो उससे हमारा स्टमक क्या हो सके, बच सके। मतलब हमारा जो डायफ्राम है उस डायफ्राम को प्रिवेंट कर सके, या जो हाइटस है उसको क्या कर सके, उस हाइटस को थोड़ा और भी स्मॉल कर देता है, ताकि जो हर्निएशन है उससे हमारा एसोफेगस भी प्रिवेंट रहे एंड स्टमक भी प्रिवेंट रहे। एंड द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, और जो रिफ्लेक्स आते हैं गैस्ट्रिक एसिड से, जो स्टमक से रिफ्लेक्स आता है, यानी जो लोग ज़्यादातर फील करता है कि एसिडिटी उसके माउथ में आती है, तो उस रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, उससे भी प्रिवेंट करते हैं। द प्रोसीजर इज़ नाउ कॉमनली परफॉर्म्ड लेप्रोस्कोपिकली। और नाउ आजकल ऐसा होता है कि इस प्रोसीजर को पहले इस प्रोसीजर को बाय सर्जरी करता था, मतलब ओपन सर्जरी करते थे, और अब जो है ना ये इस प्रोसीजर को बहुत ईजीली हो गया, बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया है, बहुत मॉडर्न प्रोसीजर आ गया है जिसको लेप्रोस्कोपिकली कहते हैं। यानी लेप्रोस्कोपिकली का ये मतलब है कि एक कैमरे के ज़रिए, कैमरा भी इसके साथ इंसर्ट करता है बाय माउथ, और उस कैमरे के ज़रिए है जो कि एक स्क्रीन के साथ कनेक्ट करता है, उस कैमरे के ज़रिए है इसको क्लोज सर्जरी होती है, ओपन नहीं होती, और वहाँ से इसको बांधता है और प्रोसेस को कंप्लीट करता है, हर्निएशन को ट्रीट करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइटल हर्निया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइटल हर्निया। तो सम कॉमनली कॉम्प्लिकेशन में डिस्पेजिया आते हैं। डिस्पेजिया का क्या मतलब है, स्वॉलन डिफिकल्टी, यानी स्वॉलो में डिफिकल्टी आते हैं। क्यों डिफिकल्टी आती है? क्योंकि हर्निएशन हुआ है, जो हमारा एसोफेगस है वो बंद हो गया है, वो बहुत नैरो हो गया है, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन तो आएगा स्वॉलो में, तो डिस्पेजिया भी होती है। एसोफेजाइटिस क्यों होता है? एसोफेजाइटिस का मतलब ये है कि एसोफेगस में कभी कभार इन्फ्लेमेशन होता है, तो एसोफेजाइटिस इसलिए होता है क्योंकि एसोफेगस में अपर पार्ट ऑफ स्टमक ऊपर की तरफ आया है, तो एसोफेगस को बंद किया है, और जब एसोफेगस को बंद करता है तो इस वजह से वहाँ पे जख्म तो बनेगा, इन्फेक्शन भी होगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स क्यों होते हैं? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स इस वजह से होते हैं कि जो स्टमक के पार्टिकल्स है या जो एसिडिटी है वो ऊपर की तरफ यानी एसोफेगस की तरफ आते हैं, और फिर एसोफेगस में या जो हम खुराक खाते हैं तो वो एसोफेगस में जमा हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं चलते, और जब वो नीचे की तरफ नहीं चलते तो गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स तो होगा। इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। इन्फेक्शन इसलिए बनता है कि जो फूड पार्टिकल्स है या जो स्टमक ऊपर की तरफ आया है तो ये हमारे एसोफेगस को लार्ज कर देता है, वाइट कर देता है, एक तो ये मसला है, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। या जो पार्टिकल है वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जब वो पार्टिकल वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ब्लीडिंग भी कभी कभार स्टार्ट हो सकती है। जब ज़्यादा एसोफेगस इन्फेक्ट हो जाए या इन्फ्लेमेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। डैमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इस वजह से ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए, क्योंकि लंग्स की तरफ ही स्टमक ऊपर आती है तो इस वजह से लंग भी डैमेज हो सकते हैं, हार्ट भी डैमेज हो सकता है, और इंसान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और भी आ सकती है। स्ट्रेंगुलेशन भी हो सकती है। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब ये है, स्ट्रेंगुलेशन की तरह स्ट्रेंगुलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि मतलब व्हेन ब्लड वेसल्स कंप्रेस, जब ब्लड वेसल जो है ना वो कंप्रेस हो जाए, और जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाए इस हर्निया की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। और ये स्ट्रेंगुलेशन जो है ना ये भी क्या हो सकती है, हार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है।
हार्ट बर्न जो कि हमने पिछले टॉपिक में वेरी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, जिसको जो एक्लेसिया है उसमें बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ हार्ट बर्न। और यहाँ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक्चुअली हार्ट बर्न नहीं होती, लेकिन इंसान वैसी है इसको नेम दिया गया है हार्ट बर्न। और इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। जब स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को ऐसा फील होता है कि उसका दिल जल रहा है, तो इस वजह से इसको नेम दिया गया है हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब नर्स की क्या जिम्मेदारी है ये हम पढ़ेंगे। नर्स की क्या इंटरवेंशन है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एज नीडेड। नर्स की एक तो ये इंटरवेंशन है कि पेशेंट को प्रिपेयर करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट नर्वस हो रहा हो या पेशेंट को एंजाइटी हो रही हो इस वजह से कि ये मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत मुश्किल है मेरे लिए या ये प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। तो पेशेंट को प्रिपेयर करना उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, उस सर्जरी के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए कि ये बहुत इजी काम है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है या आपने एंजाइटी में नहीं चलना है, क्या होना है बल्कि बहुत इजी इसको लेना है और भी कॉन्फिडेंटली इस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड एंड अदर मेडिकेशन। नर्स की दूसरी इंटरवेंशन ये है कि जो एंटासिड वगैरह है वो क्या करे, उसको प्रिस्क्राइब करे। एंटासिड का क्या मतलब है, मतलब वो मेडिसिन जो कि एसिडिटी को कम करती है, क्योंकि स्टमक की तरफ खुराक नहीं चलती, स्टमक को सही तरीके से फूड पार्टिकल नहीं मिलती, तो इस वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उससे रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा एसोफेजियल रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, तो उस एसोफेजियल रिफ्लेक्सेस को भी ख़त्म करना है और दूसरा ये कि स्टमक की एसिडिटी को भी कम करना है। तो स्टमक की एसिडिटी को की वजह से इसको एंटासिड देना पड़ता है। फिर अदर मेडिकेशन जो कि हाइटर हर्निया के लिए यूज़ होते हैं तो वो भी आपने प्रिस्क्राइब करना है या एडमिनिस्टर करना है। टू रिड्यूस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रिड्यूस करने हैं तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, कुछ पोजीशंस यूज़ होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना है। एस्पायरेशन क्या होती है, जब सांस की नाली में, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई खुराक की पार्टिकल, फूड पार्टिकल चला जाए जिससे वहाँ की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बंद हो सकती है और इंसान की डेथ भी अकर हो सकती है इस कंडीशन में। तो क्या करना है, एस्पायरेशन से भी पेशेंट को प्रिवेंट करना है। हेल्प द पेशेंट स्लीप इन रिवर्स ट्रेंडलिंगर पोजीशन। हमने बताया कि प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या एस्पायरेशन से बचने के लिए कुछ प्रोसीजर्स या कुछ पोजीशंस यूज़ होते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रेंडलिंगर पोजीशन भी कहते हैं। रिवर्स ट्रेंडलिंगर पोजीशन क्यों कहते हैं, एक होता है ट्रेंडलिंगर पोजीशन। ट्रेंडलिंगर पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पेशेंट की जो फुट होते हैं वो अपर की तरफ होता है, 30 डिग्री जो हेड होता है वो लोअर की तरफ होता है। हेड को 30 डिग्री लोअर रखना है और पाँव को जो फीट होते हैं उसको 30 डिग्री पे ऊपर करना है। अब रिवर्स ट्रेंडलिंगर पोजीशन कौन सा पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलिंगर पोजीशन वो पोजीशन है जो कि ट्रेंडलिंगर के अपोजिट हो। तो इसमें ऐसा होता है कि फीट को 30 डिग्री लो करना है और हेड को 30 डिग्री ऊपर करना है ताकि जो एस्पायरेशन हो वो ना हो जाए और दूसरा ये कि जो प्रेशर हो, एब्डोमिनल प्रेशर हो वो भी नीचे की तरफ हो, मतलब अपर पार्ट पे नहीं हो, अपर बॉडी पे नहीं हो। तो इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से ये जो पेशेंट है वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। असेस द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, आया वो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है कि नहीं, इसको भी पेशेंट के रिस्पॉन्स को भी असेस करना है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन स्पेशली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पल्मोनरी एस्पिरेशन आर incarceration or strangulation of the herniated stomach portion.
ऑब्जर्व करना है पेशेंट के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो कि हाइटर हर्निया की वजह से हो सकती है, तो उस सारे कॉम्प्लिकेशंस को आपने ऑब्जर्व करना है, जैसे कि सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग टू स्टार्ट नहीं हुआ है, पल्मोनरी एस्पायरेशन तो नहीं हुआ है, या स्ट्रेंगुलेशन तो नहीं हुआ है, स्ट्रेंगुलेशन जो कि हमने डिस्कस किया। आप दी हर्निएटेड स्टमक पोर्शन में वो पोर्शन जो कि अपर की तरफ आया है। After endoscopy, watch for sign of perforation such as falling blood pressure, rapid pulse, shock and sudden pain caused by endoscopes. एंडोस्कोपी के बाद आपने क्या करना है, साइन ऑफ परपोरेशन, कोई सुराख वगैरह तो नहीं रह गया, उसको देखना है, सच एज फॉलिंग ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से फिर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग खास हो सकती है, और ब्लीडिंग की वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी लॉस हो सकती है, या रैपिड पल्स रेट भी ज़्यादा हो सकती है, तो इन सब साइंस को भी देखना है। या शॉक में पेशेंट चला जा सकता है, एंड सडन पेन भी आ सकती है, और ये सारी वजह किस वजह से हो सकती है, ये सारी कास्ट एंडोस्कोपी की वजह से या एंडोस्कोप की वजह से, जो इंस्ट्रूमेंट है एंडोस्कोप उसकी वजह से हो सकती है। टू एनहेंस कंप्लेंट्स टीच द पेशेंट अबाउट द डिसऑर्डर। पेशेंट को क्या करना है, जो मेडिसिन वगैरह मिले हैं डॉक्टर की तरफ से, तो वो पेशेंट को टीच करना है कि ये आपने खाने हैं, ताकि ये डिसऑर्डर, ये जो मेडिसिन आपको मिले हैं, ये जो डॉक्टर ने जो भी कुछ बताया है, जो भी कुछ डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो ये सारे आपके इस ट्रीटमेंट के लिए है, आपके इस डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए है। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट symptoms, diagnostic test and prescribed treatment। उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये इस वजह से हुए हैं, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे टेस्ट इसके लिए होते हैं ताकि इसको हम मालूम करें, और जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रिस्क्राइब करना है कि इसकी तरीका ये है, इसको सॉल्व करने का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे हो सकता है। रिव्यू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो मेडिकेशन उसको मिले हैं, जो मेडिसिन वगैरह मिले हैं, तो उसको क्या करना है, उस पर रिव्यू देने हैं कि ये किस टाइम पे यूज़ करना है, ये कैसे आपके साइन एंड सिम्टम को सॉल्व कर सकती है, आपकी ट्रीटमेंट को सॉल्व कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, आपका ये इलाज है, आपने ये यूज़ करना है। एक्सप्लेन योर डिज़ायर्ड एक्शन, इसका जो डिज़ायर्ड एक्शन है यानी अनवांटेड जो एक्शन है उसको भी एक्सप्लेन करना है कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, इससे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी कास हो सकती है, एंड साइड इफेक्ट उसके इतने साइड इफेक्ट्स है वो भी कास हो सकती है। टीच द पेशेंट डाइटरी चेंज टू रिड्यूस रिफ्लेक्स, पेशेंट को टीच करना है कि उसकी डाइटरी पैटर्न, डाइटरी चेंजेस, उसके डाइट में कितने चेंजेस लाने चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना होगा, और आपने ये खुराक यूज़ करना है, यानी उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी उसे बताना है, ताकि जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो माउथ की तरफ या जो एसोफेगस है उसकी तरफ, ताकि वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, वो चेंज हो जाए यानी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। इनकरेज द पेशेंट टू डिले लाइंग डाउन फॉर 2 hours आफ्टर ईटिंग, पेशेंट को इनकरेज करना है, ताकि जो किस चीज़ के लिए पेशेंट को इनकरेज करना है, पेशेंट को बताना है, पेशेंट को इस बात पे फोकस करना है कि आपने आफ्टर 2 hour ईटिंग के आफ्टर 2 hour आपने क्या करना है, फिर सोना है, उससे पहले आपने सोना नहीं है, लेटना नहीं है, बैठना है, लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा घूमे फिरे और बाद में फिर क्या करें, सो जाए या लेट जाए। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये यूनिट समझ में आ गया होगा, ये डिजीज़ समझ में आ गया होगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, व्हाट इज़ हाइटल हर्निया के कुछ टाइप्स हमने पढ़े, उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, और हाइटल हर्निया की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब हमने डिस्कस किया वेरी डिटेल के साथ। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।